हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बता दिया जाए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा पे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप रिक्वेस्ट कर देंगे। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको क्लास का जो अपडेट है वो भी दिया जाता है, और जो का एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, और बहुत जगह का कमेंट आ रहा है कि एग्जाम जो है 24 अप्रैल। तो देखिए, जो सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। ठीक है, आपको अगर चेक करना है तो आप जाके झांसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वहां पे जो है डेट चेंज हो चुकी है। ठीक है, और बिहार वालों का जो फॉर्म है 25 तारीख तक आ सकता है। तो आप लोग अपना तैयारी करके रखेंगे। ठीक है, तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे बताइए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। ठीक है, क्लियर है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ आपका कहा जाता है सामवेद को। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे, दूसरा नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या होगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, बताइए। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्राकृत व ब्राह्मी लिपि। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख आपके प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे, तीसरा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर होगा। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है, बताइए। किस ज्वालामुखी में अक्सर जो है उद्गार होते रहता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों, जागृत ज्वालामुखी। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी में अक्सर जो आपका उद्गार होते रहता है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आप यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका चौथा नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, राइट आंसर का। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, बताइए। एल नीनो जलधारा कहाँ पर प्रकट होती है। तो एल नीनो जलधारा की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपकी प्रकट होती रहती है पेरू के तट पर। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। एल नीनो जलधारा आपकी प्रकट होते है पेरू के तट पर। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे, पांचवा नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, गणतंत्र होता है क्या, बताइए। गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वंशा गुप्त रूप में न हो। ठीक है, मतलब वंशानुगत रूप में नहीं होता, मतलब एक ही परिवार का जो है अध्यक्ष वहां पर बार बार नहीं बनता है। ठीक है, क्लियर सही को। वहां पे जो है एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलती है। ठीक है, यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख जो है राजा नहीं होता है। ठीक है, एक गणतंत्र एक ऐसा राज्य होता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति वोट देने के हकदार नागरिकों के हाथ में होती है, और इसका उपयोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका छठा नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, राइट आंसर का। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो ये संविधान के किस भाग में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो आपका राइट आंसर साथियों, चतुर्थ भाग में, चौथे भाग में जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के भाग 4 अभिलेख जो आप मतलब जो आपका अनुच्छेद है 36 से 51 में निहित है। ठीक है, और संविधान में शामिल निर्देशों का विचार जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए सातवां नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही, मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है, बताइए। मुद्रा स्फीति जो है किस कारण से होती है। तो मुद्रा स्फीति होने का कारण आपका मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
क्लियर को मुद्रा स्फीति जो है गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। ठीक है, चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रा की कीमत में कमी को जो है वैज्ञानिक ढंग से सूचीबद्ध करना मुद्रास्फीति का काम होता है। ठीक है, इससे ब्याज दरें भी तय की जाती हैं। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 8वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट साहब, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कहाँ पर है? भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कहाँ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है? तो आईडीबीआई जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई का गठन आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह जो है भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 9 नंबर प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। आइसोटोन होते हैं क्या, बताइए। आइसोटोन क्या होते हैं? तो आइसोटोन जो आपका दिया गया है समान संख्या में न्यूट्रॉनों को कहा जाता है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आइसोटोन जो आपका होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। आइसोटोन एक नाभिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। दोनों परमाणु संख्या जेड और द्रव्यमान संख्या ए, ठीक है, अलग अलग है लेकिन मूल्य जो है आपका समान होता है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 10वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, बताइए। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान आपका 7 से कम होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सतह पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, बताइए किस रीजन से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिसलने की संभावना कम हो जाए इसकी वजह से, या अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसका। एक पर्वत पर चढ़ने वाला आदमी जो है स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ते समय आगे की ओर झुका होता है ताकि शरीर की गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से बनाई गई ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, अगला आपका देखें 12 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आर्टिस्ट होगा, जब एक पत्थर को जो है चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, बताइए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इससे क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है आपका सेम रहेगा। ठीक है, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। जो वजन वजन है, वजन आपका बदल जाएगा लेकिन जो आपका द्रव्यमान रहेगा, मतलब वस्तु का जो साइज रहेगी वो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में से एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है, कौन सा? सेब है, अमरूद है, आम है, टमाटर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा टमाटर। टमाटर जो आपका देखिए फल में नहीं आता है, आपका सब्जी में आता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 14 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर का वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का जो कटाव होता है आपका क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे अपरदन कहलाता है। जो आपका ए विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपरदन या वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकलने ढीले पदार्थ के जल पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतर होता है। अपरदन के प्रक्रमों में वायु जल तथा हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख होती हैं। ठीक है, क्लियर है। भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को भूक्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, भारत में उपलब्ध कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग आधा क्षेत्रफल जल एवं वायु क्षरण से प्रभावित होती है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 15 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट का रेशम पालन कहलाता है क्या? तो देखिए रेशम का अगर पालन देखेंगे छात्र तो रेशम का पालन आपका सेरीकल्चर कहलाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन से है, बताइए। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हरे पौधे। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर है या नहीं? ठीक है,
तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इसमें से आपका हरे पौधे होते हैं, ठीक। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों और अन्य जीवों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसे बाद में जीवों की गतिविधियों को ईंधन देने के लिए जारी किया जा सकता है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से हरे पौधे जो है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा चक्र होते हैं, ठीक। अगला आपका देखें 17 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आरटीसी का। ओरेकल क्या है आपका? तो ओरेकल एक आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो आपका दिया गया, यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो आपकी डेटा को स्टोर करके रखता है, तो ओरेकल आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, वो 18 नंबर बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15, जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसमें? रग्बी खेल में आमतौर पर दोनों तरफ जाकर 15-15 खिलाड़ी होते हैं, 8 खिलाड़ी आगे होते हैं और उनका अंक 1 से 8 तक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि शेष 7 खिलाड़ी पीछे होते हैं जिनका अंक आपका 9 से 15 तक होता है, ठीक है। प्रत्येक टीम के पास आपके 8 विकल्प होते हैं जिनके अंक आपके 16 से 23 तक होते हैं, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 19 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। अरुंधति रॉय को जो है किस पुस्तक में, किस पुस्तक के, अच्छा, अरुंधति रॉय को जो है किस पुस्तक के लिए जो है बुकर पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? बताइए, अरुंधति रॉय को जो है किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बाद? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय को जो है बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक। 1997 ईस्वी में, ये बात भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 20 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे आगे से। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? बताइए, कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों दंती दुर्ग, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, दंती दुर्ग जो है कर्नाटक का राष्ट्रकूट साम्राज्य था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आर्टिफिशियल ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बताइए, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लीडी फॉरेस्ट ने, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? ट्रायोड बल्ब का आविष्कार आपका लीडी फॉरेस्ट, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 22 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? बताइए, कांगड़ा चित्रकला शैली का जो संबंध है किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होते हिमाचल प्रदेश से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कांगड़ा चित्रकला ठीक है, कांगड़ा चित्रकला शैली का जो संबंध आपका हिमाचल प्रदेश से, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 23 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट से कहा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो आपका नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो आपका देखिए कृषि के क्षेत्र से संबंधित होता है, ना कि खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 24 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर का हो जाएगा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जो है प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। संविधान 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है आपका देखिए बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जो है प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था, इतने याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका देखेंगे 25 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट का। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल अगर देखने जाएगा तीरंदाजी है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 26 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। जलियांवाला बाग वाली घटना कहाँ हुई थी? बताइए, जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी कहाँ पर घटित हुई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों अमृतसर में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर को 1919 में, ये बात भी याद रखिए आपसे पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 27 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा।
भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहद पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का जो मंत्र है किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, महात्मा गांधी ने दिया था। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ जो है बृहद पैमाने पर हुआ। ठीक है, इस संघर्ष में करो या मरो का जो मंत्र है महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 28 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को जो है छोड़कर यहाँ पे गया था? बताइए, मोहम्मद गौरी जो है विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को यहाँ पे छोड़ के गया था? तो आपका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था और इसने ही जो है भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, 29 नंबर है, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नाम जो है आपका क्रेव ऑफ गुड होप रखा था? बताइए, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की थी और इसका नया नाम जो है आपका क्रेव ऑफ गुड होप रखा था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वास्को डी गामा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका आखिरी क्वेश्चन बताइएगा, राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? बताइए, हड़प्पा की जो सभ्यता थी साथियों किस युग की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कांस्य युग की। जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता जो आपकी कांस्य युग की थी। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छा, क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ देगा। आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी? ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।